नमस्कार, जय हिंद। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार डॉक्टर कुलदीप बारडा में। साथियों, हम एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम की पहली इकाई हिंदी भाषा और उसका विकास का अध्ययन कर रहे हैं। टारगेट जेआरएफ की सीरीज में हमने इससे पहले वाली कक्षा में ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार भाग 1 को पढ़ा था। इस कक्षा का हमारा मुख्य विषय है ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार भाग 2। क्योंकि पिछली कक्षा ज़्यादा लंबी होने की वजह से हमने ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार को 2 भागों में विभाजित कर लिया था, इसलिए भाग 1 और भाग 2 की ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले तो हम जो पिछली कक्षा में बातें की थी ध्वनि के बारे में मोटी मोटी बातें आपको फिर से बता देता हूँ कि ध्वनि क्या होती है। जैसे किसी भी प्रकार का जो शोर होता है, साधनों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, कोई और जो आवाज़ आती हैं, हम उस ध्वनि की बातें नहीं कर रहे हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ध्वनि है वो मनुष्य के मुख से निकली हुई हो। भाषा की जो मूल इकाई होती है, भाषा का जो मूल आधार होता है, भाषा की जो प्रथम इकाई होती है, हम उस ध्वनि की बातें कर रहे हैं। अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जो वर्ण है वो लिखित रूप होता है, उसके उच्चरित रूप को ही हम ध्वनि कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि मनुष्य ने जब बोलना प्रारंभ किया तो उसके लिए फिर जो लिखित के लिए सिंबल बनाए, प्रतीक बनाए, जो चिन्ह बनाए, उन्हीं को वर्ण कहा गया। सर्व प्रचलित की हम बातें करेंगे इनके वर्गीकरण की, तो 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक स्वर है, एक व्यंजन है। हमने पिछली कक्षा में स्वर का जो वर्गीकरण है उसको पढ़ लिया था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण के आधार की। 2 भाग इसके कर लिए थे, आधार के भी, प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। क्योंकि जो भी ध्वनियां हैं वो कहाँ से उच्चरित हो रही हैं, उनका स्थान क्या है। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम प्रयत्न की बातें करते हैं तो उसके भी अंदर से 2 भेद हो जाते हैं। एक है आभ्यंतर, जो मुख विवर, मुंह के अंदर की बातें हैं सारी की सारी, और एक है बाह्य, जो बाहर की बातें हैं। तो इस प्रकार से स्वरों को हमने 7 अलग अलग प्रकार से विभाजित करके अध्ययन किया था। आज हम व्यंजन को भी इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से विभाजित करेंगे। उसके बाद ही इनका हम वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि व्यंजन ध्वनियाँ होती क्या हैं। वे ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती हो, उनको व्यंजन ध्वनि कहते हैं। हम बात जैसे वर्ण के टॉपिक की करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये बात है। वो थोड़ा सा लिखित रूप आ जाता है, हम ध्वनियों की बात करते हैं तो वो उच्चरित रूप आ जाता है। ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं व्यंजन ध्वनियों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पहले नंबर पे हैं वो स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। स्पर्श व्यंजन ध्वनि, इनकी संख्या भी साथ साथ मैं लिख देता हूँ। उनकी संख्या है 25। उसके बाद में उत्क्षिप्त जो व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं उनका दूसरा नाम द्विगुण भी है। इनकी जो संख्या है वो 2 होती है। हम बात करते हैं अंतस्थ की। अंतस्थ जो ध्वनियाँ होती हैं उनकी संख्या होती है 4। इसके पश्चात हम बातें करेंगे ऊष्म ध्वनियों की। ऊष्म या संघर्षी ध्वनि, ये जो व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं इनकी संख्या भी 4 ही होती है। 5वें नंबर पे हम बात करते हैं संयुक्त। वैसे देखा जाए तो ये वर्णों में आता है, लिखित में आता है, इनको भी हम साथ साथ देख ही लेते हैं। संयुक्त व्यंजन जो हैं उनकी संख्या भी 4 ही है। इसके पश्चात
अब हम बातें करते हैं, ये तो वो बातें थी जो आभ्यंतर की थी, मुख विवर के अंदर की बातें थी। जैसे प्रयत्न के तो दो भाग किए थे ना हमने, उसमें जो बाह्य की बात आती है, तो जैसे स्वरों का था वैसे ही जो इसका छठा भाग होगा वो जैसे प्राणतव के आधार पर, प्राणतव के आधार पर, प्राणतव के आधार पे दो अलग अलग भेद हैं। एक है अल्पप्राण, एक है महाप्राण। उसके पश्चात हम बात करते हैं घोषतव के आधार पर, घोषतव के आधार पर। इसमें भी दो भाग हैं। पहला है सघोष, जिसको आप घोष ध्वनि भी कह सकते हो, और दूसरा है आपका अघोष। ठीक है। अब दूसरा जो भाग है प्रयत्न के आधार पर, तो इस प्रकार से हो गए। दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान की हम बातें करेंगे तो जो भी व्यंजन हैं उनको बोलने के लिए किस स्थान की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हम साथ साथ अब समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, यहां हम वर्ग लिख देते हैं। जो ध्वनियों का वर्ग है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार से। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे उच्चारण स्थान की, क्योंकि जो दूसरा वर्गीकरण का आधार है वो उच्चारण स्थान ही है। उच्चारण स्थान हो गया। उसके बाद में अल्पप्राण, महाप्राण, उनकी हम बातें बाद में करेंगे साथ साथ। पहले एक बार इनको समझ लो। जैसे एक क वर्ग है, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। ये एक बार मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। उसमें कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ, ङ। क, ख, ग, घ, ङ। आप इनका उच्चारण देखो कि जैसे ही मनुष्य के मुख से आवाज निकलती है, जैसे हमने यहाँ पे एक गला है अपना, यहाँ से आगे जा कर के ये हमारा मुख विवर है, और यहाँ से होठों में होते हुए इस प्रकार से हमारी आवाज़ निकलती है। तो ये जो गला है, ये वाली जो नली है, यहाँ पे कंठ है, और शुरुआत में जो क वर्ग है वो कंठे ध्वनियाँ ही होती हैं। अगर आप ध्वनियों की बात करते हो तो इनको कंठे ध्वनियाँ बोली जाती हैं। तो क, ख, ग, घ इस प्रकार से बोल के देखोगे, सभी की जो आवाज़ है वो कंठ से ही आएगी। ठीक है। तो ये क्या है? कंठे। उसके बाद में हम च वर्ग की बातें करेंगे। तो च, छ, ज, झ, ये आपका क्या है? च, छ, ज, झ, ये होगा आपका तालु, तालव्य, क्योंकि ये सारी ध्वनियाँ तालु से ही उच्चरित होती हैं। आप यहाँ देखो, कंठ के बाद में हवा, शुरुआत तो हवा यहाँ से निकलती कंठ से, उसके बाद में थोड़ी सी बाहर आती है, मुंह की जो छत होती है ऊपर वाली तालु, वहाँ उनको छूती है। तो ये सारी कौन सी होती हैं? तालव्य ध्वनियाँ। तो ये आप कह सकते हो कंठे, और दूसरी है तालव्य। ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ट वर्ग की। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग जो है वो हवा क्या करती है? थोड़ी सी और आगे आ जाती है, तालु से थोड़ा आगे, दांत और तालु के बीच में मूर्धा होता है। आप जीभ देखो, सबसे पहले जीभ क, ख, ग पीछे जा रही कंठ की तरफ, उसके बाद में तालु को छू रही है, क्योंकि उच्चारण स्थान जीभ किसको छू रही है? हवा भी आप साथ साथ में ले सकते हो। उसके बाद में जीभ मूर्धा को छू रही है, हवा भी थोड़ी सी और बाहर आ रही है। उसके अनुसार ये सारी ध्वनियाँ होती हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं त वर्ग की। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। ये फिर जीभ मूर्धा से थोड़ी और नीचे आ जाती है,
दांतों को, दांतों के जो अंदर वाले हिस्से को जीभ छूती है तो इनको क्या कहते हैं? दंते ध्वनियाँ। क्या कहते हैं? दंते ध्वनियाँ। आगे हम बातें करेंगे पै वर्ग की। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै। अब काम क्या था? होठों का काम बच गया। जीभ ने कहा मैं अंदर से लेकर के जो भी ध्वनियों का उच्चारण हो रहा था वहां तक छोड़ दिया है, अब होठों को संभालना है बाकी का काम। तो ये वाला जो वर्ग है वो सारा आपके होठों से ही बोला जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है ओष्ठ्य ध्वनियाँ। कौन सी है? ओष्ठ्य ध्वनियाँ। इसके बाद में ये देखो आपके अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गुणा 5, 25 आपके स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ हो गई। अब हम बातें कर लेते हैं साथ में 2 ये द्विगुण हैं इनकी। ये इस वर्ग की हम बातें करेंगे टै ठै डै वाले वर्ग की। तो इसमें एक तो होता है ड और एक होता है ढ। उत्क्षिप्त व्यंजन, यानी कि जीभ एकदम से आप कह सकते हो कि ये जो आपका मूर्धा है इससे टकरा करके एकदम से लुढ़क के नीचे आती है, ढ ढ, इस प्रकार से। तो इनको उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 2। आगे हम बात करेंगे अब अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन में आप देखो इसमें कौन कौन से हैं आपके? य, र, ल, व। इनका उच्चारण स्थान साथ साथ वो भी समझ लो। ये जो पहला आपका लिखा हुआ है आप इस प्रकार से लिखो इनको, य, र, ल और व। ठीक है। इनका उच्चारण स्थान की हम बात करेंगे तो ये का जो उच्चारण स्थान है, ये जीभ तालु की तरफ जा रही है तो ये हो जाएगा आपका तालु। र, र क्या है? मसूड़ा, दांतों की जो जड़ होती है जिसको हम वर्त्से बोलते हैं। ठीक है। ल, ल, ल का भी उच्चारण स्थान वर्त्से ध्वनियां हैं ये, तो इनको क्या कहा जाता है? मसूढ़ा आप कह सकते हो। ठीक है। वह एकमात्र ऐसी ध्वनि है पूरी ही वर्णमाला में जिसका उच्चारण नीचे वाले होठ और ऊपर वाले दांत से होता है, तो ये क्या होगा आपका? दंतोष्ठ्य। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म में कौन कौन से हैं? श, श, स, है। श पहले वाला जो है, जैसे शब्द, जीभ तालु मुंह की छत को छू रही है तो यहां होगा आपका तालु। उसके बाद में श, जैसे भाषा, जीभ तालु से आगे मूर्धा को छू रही है तो आपका होगा यहाँ पे मूर्धा। उसके बाद में स, अंतिम जो स है दांतों की जड़ दंत मूल जिसको हम बोलते हैं, तो इसके लिए होगा दंत मूल। ठीक है। दंत मूल के बाद में हम बात कर लेते हैं है कंठे काकल्ले, जो नीचे हम बात कर रहे हैं वो है कंठे ध्वनि। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम एक बार बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो जगह छोड़ी है आपकी, इसमें आपके जो अल्प प्राण, महाप्राण, घोष है वो भी साथ साथ समझा दूंगा। संयुक्त व्यंजन में एक आपका क्ष, जो कि क और श से मिलके बनता है। उसके बाद में क्ष के बाद में त्र, त और र से बनता है। उसके बाद में ये संस्कृत वाले जय बोलते हैं, हिंदी वाले हम गय बोलते हैं, तो ये बनता है जय धन ये। अंत में आपका बच गया जो पहले वर्णमाला में नहीं होता था,
अब आ गया है। वैसे इसका संस्कृत का आप रूप कह सकते हो तत्सम ये है, तो इसमें क्या होगा श धन र। ठीक है, ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। इनके उच्चारण स्थान की हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये संयुक्त ध्वनियां हैं, दो के मेल से बनी हुई होती हैं। अब आप इनको समझोगे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष को। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। बस मोटी मोटी बातें यही ध्यान रखना है, कचट तप, कै च ट त प। कई बार यहीं पर दिक्कत होती है कि तय वर्ग वाली लाइन पहली आती है या पै वाली, तो कचट तप आप याद कर सकते हो। स्पर्श व्यंजन की हम बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं से हवा किसी ना किसी को छू के बाहर निकल रही है, या फिर जीभ, जो भी हमारे आप कह सकते हो जीभ है, होठ हैं, ये किसी ना किसी को आपस में, चाहे आपस में होठ छूते हैं, जीभ किसी ना किसी को छू रही है, ये सारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, संख्या 25। इसी में उच्छिष्ट द्विगुण है, 2 हैं। अंतस्थ यहाँ आपके यरलव है, उष्म, इनका नाम दूसरा संघर्षी भी है, रगड़ यानी कि संघर्ष करके ही इनकी आवाज़ जो ध्वनि है वो निकलती है। अब आप समझो ये जो अल्प प्राण है और महाप्राण है वो किस प्रकार से, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। जैसे पहले वाले हमारे जो अध्यापक हैं वो हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल समझाते थे कि कौन सा महीना 30 दिन का होगा, कौन सा 31 दिन का होगा फरवरी को छोड़ के। तो पहला जनवरी, फिर फरवरी। जैसे ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ रहा तो जनवरी 31 है, नीचे चला गया फरवरी, फरवरी को छोड़ के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस आओगे तो जुलाई अगस्त का महीना 31 दिन का होता है। उसी प्रकार से आप इनको भी समझ सकते हो, अल्पप्राण और महाप्राण को। तो क्या होगा, पहला अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, एक बार नीचे एक बार ऊपर। तो क्या है यहाँ आप लिख दो, अल्पप्राण होगा पहला, दूसरा महाप्राण होगा, तीसरा फिर आपका अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। ठीक है, अल्पप्राण की ये लाइन है, यहां तक की हम बातें कर लेते हैं एक बार। अल्पप्राण ये वाली, महाप्राण ये वाली, अल्पप्राण ये वाली, महाप्राण ये वाली, अल्पप्राण। क्योंकि इनको बोलते समय प्राण, वायु, हवा बिल्कुल कम निकलती है, महा ज़्यादा निकलती है। यानी कि हम हवा की ही बातें करते हैं, वायु की बातें करते हैं, इसलिए ये अल्पप्राण और महाप्राण है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इनकी संख्या देखो, अभी 5 इसमें थे, 5 इसमें, 5 इसमें, 15 अल्पप्राण आपके स्पर्श व्यंजन में ही आपको मिल गए हैं, और महाप्राण इसमें 5 गुणा 2 10 मिले हैं अभी तक। यह रह लैब है, ये जो आपके चारों हैं ये सारे के सारे अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, अब हम बातें कर लेते हैं उष्म की। ये आपके सारे महाप्राण होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अंतस्थ सारे अल्पप्राण है, यह रेलैव है, बिल्कुल कम हवा से ही काम चल रहा है। महाप्राण श है। अब हम बातें कर लेते हैं घोष की। घोष होता है नाद, गूंज, स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है उसी को घोष कहते हैं। अब इनमें सबसे पहले आप अघोष देखो, तो अघोष ये जो पहले आपकी 2 आपको दिखा रहे हैं ना, जैसे कै च ट त प, ख छ ठ थ और फ, यानी कि पहले जो दोनों आपकी ध्वनियां आ रही हैं, जैसे कै ख च छ ट ठ त थ प फ, ये क्या होंगी आपकी अघोष होंगी। ध्यान रखना है, पहली दोनों अघोष हैं, उसके बाद में तीनों जो बच गई आगे की, जैसे ग घ ng ज झ ये ड ढ ण द ध न ब भ म, ये कौन सी आपकी सघोष ध्वनियां। ठीक है, पहली दोनों अघोष, बची तीनों सघोष। पूरे जो वर्ग हैं आपके स्पर्श व्यंजन के 5, उनमें यही नियम लागू होगा। उसके बाद में आ जाओ आप अंतस्थ पे। अंतस्थ में सारी की सारी ध्वनियां सघोष होती हैं, क्योंकि इनको बोलते समय गूंज उत्पन्न होती है। अब देखो ऊष्म ध्वनियां। ऊष्म ध्वनियों में जो पहले 3 हैं श स स, ये तीनों के तीनों
अघोष होते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय गूंज पैदा नहीं होती। इसके अलावा एक बच गया आपका, जो अंत में है होता है सघोष। आपको अब ध्यान रखना है, ऊष्म ध्वनियों में पहले 3 अघोष और महाप्राण है, उसके बाद में अंत वाला आपका सघोष महाप्राण है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बातें कर लेते हैं द्विगुण की। ये ड तो आपका अल्पप्राण है और ढ आपका नीचे महाप्राण। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा लगभग पूरा चार्ट। यहाँ तक का हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े, द्विगुण पढ़ लिए, अंतस पढ़ लिए, ऊष्म पढ़ लिए, संयुक्त पढ़ लिए, प्राणताओं के आधार पे हमने दोनों भेद कर लिए, घोषताओं के आधार पर भी हमने भेद कर लिए। तो इस प्रकार से आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार से, जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको लगता है कि सर आपका पढ़ाने का ये जो तरीका है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, सही नहीं है, आप इसका सुधार करो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगे या बुरा लगे, आप दोनों प्रकार के कमेंट्स, जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है वही आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि कमेंट करने के बाद में ही मुझे प्रोत्साहन रूपी जो एनर्जी है वो मिलेगी। उसके बाद में अगली जो भी वीडियो होगी मैं दोगुने जोश के साथ आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। अगली कक्षा में वैसे देखा जाए तो ध्वनि का जो चैप्टर हो गया, वर्ण का चैप्टर साथ साथ कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेट के सिलेबस में नहीं दे रखा, ध्वनियों का दे रखा है, फिर भी पूछ लेते हैं। जैसे अघोष सघोष आपको समझ में आ गया, उसको मैं पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा, बिल्कुल साफ साफ आपको नज़र आ जाएंगे कि किस प्रकार से ये सारा मैटर है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।